हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम स्टैटिक बैंकिंग से रिलेटेड लगभग सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये सीरीज सभी बैंकिंग एस्पिरेंट्स, स्पेशली जो लोग अभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। इस सीरीज के पहले पार्ट में हम बैंक और आरबीआई से रिलेटेड थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है कि बैंक और आरबीआई होते क्या हैं और उनमें डिफरेंस क्या है। तो देखिए, बैंक की ऐसा सच एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप देखना चाहें तो ए बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज लाइसेंस टू रिसीव डिपॉजिट्स एंड टू मेक लोन्स। आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप सब जानते होंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है, और सेंट्रल बैंक होने के साथ साथ में ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने का काम भी करता है। आरबीआई के और भी बहुत सारे फंक्शंस और रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हम आगे देखेंगे। अब हम इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री की बात करें तो पहला मॉडर्न बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान को माना जाता है। इससे पहले देसी बैंकर बैंकिंग का काम किया करते थे। अगर हम ऐसे बैंक की बात करें जो अभी भी एग्जिस्टेंस में है और सबसे ओल्डेस्ट है इंडिया में, तो आप सब जानते होंगे कि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई है। और ऐसा बैंक जिसके सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडियन थे वो था अवध कमर्शियल बैंक। ये लिमिटेड लाइबिलिटी बैंक था। और अगर हम ऐसे बैंक की बात करें जो अभी भी एग्जिस्टेंस में है और जिसके सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडियन थे, तो वो है पंजाब नेशनल बैंक या पीएनबी। आप सब बखूबी जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई जो है इंडिया का लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट बैंक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, भले ही आप एसबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी और बैंक की। अगर आप एसबीआई पीओ के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एसबीआई सबसे पहले बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से एस्टेब्लिश हुआ था 1806 में। इसके बाद 1809 में इसका नाम चेंज करके बैंक ऑफ बंगाल या फिर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। बैंक ऑफ बंगाल के बाद में बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक इनको बोलते हैं। इनके पास पेपर करेंसी इशू करने के एक्सक्लूसिव राइट्स थे 1861 तक। इसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने पास ट्रांसफ़र कर लिए। लेकिन ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिला के 1921 में बना इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसी को बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 के तहत एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। अब हम एसबीआई से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की बात करें तो आपको पता है कि इंडिया का लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट बैंक विच इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस कौन सा है, वह है एसबीआई। एसबीआई के करंटली चेयरमैन है मिस्टर दिनेश कुमार खरा जी। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर ऊपर से देख सकते हैं कि भाई एसबीआई के कुछ इम्पोर्टेंट जो शेयर्स हैं वो कहाँ लगे हुए हैं। अगर हम रीच की बात करें तो एसबीआई की करंटली अराउंड इतनी ब्रांचेज, एटीएम्स और बीसी आउटलेट्स इंडिया में हैं। अब हम आपको इस बीसी की फुल फॉर्म कमेंट करनी है। इंटरनेशनल हम बात करें तो 229 ब्रांचेज हैं और इंडिया के अलावा 31 कंट्रीज़ में एसबीआई ने अपनी रीच बढ़ा रखी है। इंडिया में अभी एसबीआई के अराउंड 45 करोड़ कस्टमर्स हैं और इंडियन बैंकिंग सिस्टम का अराउंड 1/4 मार्केट शेयर एसबीआई ने ले रखा है। आरबीआई की हम बात करें, आरबीआई की हिस्ट्री की बात करें तो आरबीआई को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद 1937 में इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया, जिसको हम मुंबई के नाम से जानते हैं। इसके बाद में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो आरबीआई का 1949 में नेशनलाइजेशन कर दिया गया और ये फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन गया। बट आपको ये पता होना चाहिए कि
2016 में मॉनेटरी पॉलिसी इसको मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। इससे पहले ये काम भी आरबीआई करता था। आरबीआई के फैक्ट्स की बात करें तो आरबीआई के करंटली गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांत दास। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। आरबीआई नेशनलाइजेशन से पहले प्राइवेटली ओन्ड था और नेशनलाइजेशन के बाद इसको फुल्ली ओन कौन करता है? जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई के करंटली 29 ऑफिसेज है अलग अलग स्टेट्स में। आरबीआई जो है करेंसी में पेपर करेंसी प्रिंट करने का काम करता है। मिंटिंग ऑफ कॉइन अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंडर में आरबीआई को फॉर्म किया गया था। हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात करें तो 1926 में हिल्टन यंग कमीशन, इसको रॉयल कमीशन फॉर इंडियन करेंसी भी बोला जाता है, इसी ने रिकमेंड किया था सेटिंग अप ऑफ आरबीआई। आरबीआई के इनिशियल ऑथराइज्ड कैपिटल की बात करें तो ये 5 करोड़ रुपए था उस टाइम पे, और इसमें ओनली 20 लाख के समथिंग इंडियन गवर्नमेंट के शेयर थे, बाकी सब प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई की बात करें तो सर ऑसबोर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? सर सीडी देशमुख, ये थर्ड गवर्नर थे। आपको कमेंट करके बताना है कि इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद में पहला आरबीआई का गवर्नर कौन बना था। एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि आरबीआई पाकिस्तान और म्यांमार का भी सेंट्रल बैंक था। पाकिस्तान का था जून 1948 तक और म्यांमार या बर्मा का था 1947 अप्रैल तक। ये जो एक फैक्ट है ये भी आप दिमाग में रख सकते हैं कि आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से 13 जून तक था, 31 मार्च 2021 तक। इसके बाद इसको चेंज करके नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कर दिया गया है। आरबीआई के स्ट्रक्चर की हम बात करें जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो इसके स्ट्रक्चर यानी कि पूरे आरबीआई को मैनेज कौन करता है? एक सेंट्रल बोर्ड। इस सेंट्रल बोर्ड में 21 मेंबर्स होते हैं और इनका टर्म 4 साल का होता है। सबसे पहले इसमें ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं। ऑफिशियल डायरेक्टर्स में गवर्नर सबसे ऊपर आता है। इसके बाद 4 या 4 से कम डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। करंटली 4 गवर्नर हैं। इसके बाद नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स में 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होते हैं। ये गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंगली नॉमिनेट करके आरबीआई में भेजती है। इसके बाद जो आरबीआई के लोकल बोर्ड सिचुएटेड है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भी सेंट्रल बोर्ड का हिस्सा होते हैं। इनके अलावा 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आरबीआई को ओन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मिनिस्ट्री से 2 लोग सेंट्रल बोर्ड में हिस्सा बनते हैं। एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि जो ये लोकल बोर्ड्स हैं इसमें भी 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो उसको फुल्ली मैनेज करने का काम करते हैं और उनका टर्म भी 4 साल का होता है। आप देख सकते हैं करंट ऑफिस होल्डर्स हैं श्री शक्तिकांत दास। जो डेप्यूटी गवर्नर्स हैं श्री एम के जैन, डॉक्टर एम डी पात्रा, श्री एम आर राव और श्री टी रविशंकर जी हैं। अब हम आरबीआई के फंक्शंस की बात कर लेते हैं। अगर आप बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो पहला फंक्शन होता है पेपर करेंसी नोट को इशू करना। 1 रुपये के नोट को छोड़कर सारे करेंसीज, पेपर करेंसीज को इशू और एक्सचेंज करने का काम कौन करता है? आरबीआई। अब 1 रुपये के नोट को छोड़कर बोला मैंने, तो 1 रुपये के नोट को कौन करता है फिर? जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपये के नोट को प्रिंट करने का काम करता है। ये टाइमली मैनर में कभी कभी इसको प्रिंट किया जाता है। करंटली ये प्रिंटिंग
इनकी नहीं नहीं हो रही है। इस पे साइन किसके होते हैं? इस पे साइन होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के। आरबीआई ऐसे करेंसी जो नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन है, भले ही वो कॉइन हो या नोट हो, दोनों को डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है? वो आरबीआई करता है। आरबीआई का दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए बैंकर, एजेंट और एडवाइजर के रूप में काम करता है। आरबीआई रिसिप्ट ऑफ फंड्स को रिसीव करता है और गवर्नमेंट के बिहाफ पे अगर कहीं पेमेंट करने की ज़रूरत होती है तो पेमेंट करता है। इसके अलावा आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक में। आरबीआई का तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये बैंकर्स ऑफ बैंक है। यह आपने ज़रूर सुना होगा कि बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। आरबीआई बैंक के कैश रिजर्व को अपने पास रखता है कस्टोडियन के रूप में। अगर बैंक को, किसी भी बैंक को अगर ज़रूरत होती है तो उनको शॉर्ट टर्म लोन और एडवांस देता है। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आरबीआई के शेड्यूल्ड बैंक हैं केवल वो ही शॉर्ट टर्म लोन और एडवांस ले सकते हैं। जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हैं वो इस फैसिलिटी का यूज़ नहीं कर सकते। ये हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी बोला जाता है। ये इसलिए बोला जाता है अगर कोई बैंक ऐसा है जो बंद होने की कगार पे या फिर जिसमें बहुत सारी डेफिशिएंसी आ गई हैं, अगर उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो आरबीआई फिर भी उसको फंड इशू करता है। अब ये क्यों किया जाता है? क्योंकि डिपॉजिटर्स भी इंडियन है। अब उनके पैसे की जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की है। अगर वो बैंक बंद होगा तो लॉस किसको होगा? इंडियन बैंकिंग सिस्टम को होगा। तो इसलिए आरबीआई किसी भी कंडीशन में बैंक्स को लोन कर सकता है डिपॉजिटर्स की सेफ्टी के लिए। आरबीआई का चौथा फंक्शन है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करते हुए आरबीआई क्रेडिट पे कंट्रोल रखता है। इससे सफिशिएंट मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन को ये कंट्रोल करता है। इसको हम आगे आने वाले वीडियोस में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। आरबीआई का पांचवा फंक्शन है कंट्रोल ऑफ फॉरेन रिजर्व्स। इसका मतलब क्या है? आरबीआई जो है फॉरेन करेंसी की बाइंग और सेलिंग करता है। इससे होता क्या है, जैसे देखिए अभी आज $1 की कीमत है मान लीजिए 75 रुपये। ऐसा ना हो कि कल को $1 की कीमत हो जाए 100 रुपये। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आरबीआई जो है बाइंग और सेलिंग करता है और जो कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज फंड्स हैं उनको ये कस्टोडियन के रूप में संभाल के रखता है। अगर आरबीआई के और फंक्शंस की बात करें, लेकिन उनमें से कुछ हैं जैसे कलेक्शंस एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, डेवलपमेंट रोल्स और बाकी सब। इसमें से फाइनेंशियल इंक्लूजन्स आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन्स का मतलब क्या है कि इंडिया में जो लास्ट माइल पर आदमी बैठा है उसको भी बैंकिंग और उससे रिलेटेड सर्विस मिल पाए, यही है फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जो डेवलपमेंट रोल्स हैं वो भी आरबीआई देखता है कि फाइनेंशियली इंडिया का सिस्टम इस टाइप का स्ट्रॉन्ग रहे कि इंडिया के डेवलपमेंट में कोई कमी ना आए। आप इस स्लाइड को याद रख सकते हैं। इस स्लाइड से आपको आरबीआई के सारे फंक्शंस याद रह जाएंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, यह आपको पक्के से पता होनी चाहिए। इंडिया में शेड्यूल्ड बैंक्स और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, ये दोनों नाम आपने सुना होंगे। तो क्या आपको पता है कि शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में क्या डिफरेंस है? जी हाँ, आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में जो बैंक्स लिस्टेड होते हैं उन्हीं को शेड्यूल्ड बैंक्स बोला जाता है। और ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में नहीं है
उनको नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स की कैटेगरी में रखा जाता है। शेड्यूल्ड बैंक्स को दो टाइप से डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, एक कमर्शियल बैंक्स और एक कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स में फॉरेन बैंक्स आते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स आते हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और रूरल कोऑपरेटिव बैंक। अब हम फॉरेन बैंक्स की बात करें तो फॉरेन बैंक्स ऐसे बैंक होते हैं जिनका हेडक्वार्टर या फिर जो एस्टेब्लिश हैं इंडिया के बाहर, लेकिन उन्होंने अपने ब्रांचेस यहाँ खोल रखी हैं, ओपन कर रखी हैं, और जो डे टू डे बैंकिंग में पार्टिसिपेट भी करते हैं, और साथ ही साथ वो आरबीआई की शेड्यूल्ड बैंक्स की लिस्ट में भी हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें तो आप सब जानते होंगे कि इंडिया में करेंटली ओनली 12 पीएसबी हैं, जिनमें एसबीआई सबसे मेन है। बाकी अदर पीएसबी जो हैं वो 11 हैं। रीजनल रूरल बैंक की बात करें तो करेंटली 43 हैं। इनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, ये सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं उनमें भी कमर्शियल बैंक्स और अदर कैटेगरीज हम बना सकते हैं। और अगर कोई आपसे सिर्फ कमर्शियल बैंक बोलता है तो उसमें दोनों कैटेगरीज आ सकती हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। इनके अलावा पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये एनबीएफसी, ये सब भी हम आगे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते आपके लिए एक बोनस कि बैंक की डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन क्या हो सकती है कि बैंक आर मीडिएटर्स बिटवीन डिपॉजिटर्स एंड बोरोवर्स। थैंक यू।